नमस्कार, उत्तराखंड स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में इन्वेस्ट को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री धामी मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तराखंड के प्रवासी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी मुंबई में रोड शो भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मुंबई पहुंचने पर कहा, इन्वेस्ट इन उत्तराखंड अभियान के तहत निवेशकों से मुलाकात के लिए मां मुंबा देवी की पावन स्थली एवं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों और महाराष्ट्र भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबके बीच में उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग कहीं रहते हैं तो उसमें से बम्बई भी एक है। एक हमारा मुंबई भी है और मुंबई देश की धड़कन है, मुंबई देश का अभिमान है। मुंबई जन सामान्य की आशाओं को पूर्ण करने वाली एक किरण के समान है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जैसे निकलता है उस प्रकार से मुंबई है, जहां मुंबई करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली धरती है। वहीं उत्तराखंड उन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाली देवी देवताओं की धरती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री और नेता भी उनके कार्यक्रम में पहुंचे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म को लेकर कई बड़ी बातें कही, साथ ही अर्जियों पर भी सुनवाई की। देहरादून के परेड ग्राउंड के खेल मैदान में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग दोहराई। साथ ही आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दून के परेड ग्राउंड में लगे दिव्य दरबार में पर्चे खोलकर लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताया। उत्तराखंड में पहली बार लगे उनके दरबार में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में पर्चा तो केवल बहाना है, तुम सभी लोगों को सनातनी बनाना असल मेरा मकसद है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब हमारा शरीर दूसरा रक्त स्वीकार नहीं करता तो भला हम दूसरे का मजहब कैसे स्वीकार करें। कहा कि अब हर घर से बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। कहा कि ये देश बाबर का नहीं, श्री रघुवर का देश है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर समिति ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किया जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले दिनों 3 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर रहे और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुपालकों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की और इन पर बेहतरी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नहीं देखिए, मैं 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, पुरोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है जिसमें मैं हर जिले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो उसी सापेक्ष हम जो है सारे अपने दुग्ध पालक पशुपालकों के घर गए थे, उनसे मिला। एक फिशरीज का बहुत अच्छा सेटअप 2 भाइयों ने सिंगोट में किया हुआ है, उसको जाके देखा और वहाँ के युवाओं को, वहाँ के मातृशक्ति को यही निवेदन करके आए हैं कि मत्स्य पालन से जुड़िए, पशुपालन से जुड़िए। बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालयों को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। मामला भारत सरकार के वन विभाग से जुड़ा है, जहां 70 एकड़ भूभाग पर बनने वाले विश्वविद्यालय में अभी तक केवल 35 एकड़ जमीन पर ही भारत सरकार द्वारा सहमति बन पाई है।
जबकि 35 एकड़ और जमीन पर भारत सरकार के वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल पाया। इस मामले को लेकर खेल निर्देशक ने कहा है कि भारत सरकार का एक पैनल यहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था, जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। भारत सरकार ने खेल विभाग से इस बाबत पत्राचार किया था, जिसका निराकरण कर लिया गया है। बताया कि जल्द ही ये 35 एकड़ वन भूमि भी राज्य सरकार को मिल सकेगी। खेल निर्देशक जितेंद्र सोनकर ने बताया कि विश्वविद्यालयों के संदर्भ में पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बताया कि उसका एक्ट कैसे होगा ये भी बनकर तैयार है। साथ ही कहा कि गुजरात स्वर्णिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर को कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया गया है। जैसे ही चीजें क्लियर होंगी उसके बाद तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर दिया जाएगा, ताकि गोलापुर बने स्टेडियम को पूर्ण रूप से इस्तेमाल में लिया जा सके। उस पे भारत सरकार से निर्णय हो जाएगा। रिपोर्ट सब पॉजिटिव नहीं है, तो जैसे ही वो ज़मीन मिल जाएगी तो फिर उसको हम बनाने का कार्य करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसकी बाकी सारी रूपरेखा हमारी बन चुकी है। खेल विश्वविद्यालय की नियमावली कैसी होगी, उसका एक्ट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। और गुजरात स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के जो वहाँ के जो वीसी थे, उनको हमने एज अ कंसल्टेंट भी हायर किया हुआ है, ताकि जैसे ये चीज़ें क्लियर हो हम उसको बहुत तेज़ी के साथ बनाएं और गोलापार जो हमारा स्टेडियम है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज। हरिद्वार में दशहरा से दीपावली तक साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए गंगा बंदी की जाती है, लेकिन भीमगौड़ा बैराज से गंगा का पानी रोके जाने के 12 दिन बाद भी सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। गंग नहर में पानी सूखने के बाद यहां भारी मात्रा में जमा सिल्ट और गंदगी नजर आ रही है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग इसे अभी तक साफ नहीं कर पाया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और कुछ धार्मिक संगठनों में विरोध भी देखा जा रहा है। साथ ही हरिद्वार के बिरला घाट पर तीर्थ मर्यादा समिति के कार्यकर्ताओं ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी भी की। गंगा जी का पानी कम कर दिया जाता है, हर साल गंगा जी का पानी सुखा दिया जाता है। तीर्थ यात्री यहाँ पर परेशान होता है। तीर्थ यात्री यहाँ से प्लान करता है, दूसरी जगह जाता है, ऋषिकेश जाता है, इधर उधर जाता है। तीर्थ यात्री आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का इस टाइम पे तीर्थ यात्री यहाँ पर इतना भरमार है और वो परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सफाई के नाम पर जो ढकोसलेबाजी यहाँ पर होती है, चाहे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन कितनी सफाई कर लेंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो हर साल इसका बजट लेता है और बजट लेने के बाद में इंच भर काम नहीं होता। आप देखेंगे दीपावली यहाँ पर जो काम स्टार्ट होगा, काम उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन पानी आने की व्यवस्था होगी, यानी कि आप देखेंगे जिस दिन धनतेरस होगी, धनतेरस वाले दिन गाड़ियां घुसेंगी इसके अंदर। सरकार और अस्पताल की लापरवाही के चलते नारसन स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल होने के बाद वहां किसी तरह की सफाई व्यवस्था न होने को लेकर झबरेड़ा विधायक ने सरकार और सरकारी अमले को ठेंगा दिखाते हुए खुद अस्पताल की सफाई कर हालात सुधारने का प्रयास किया है। सेवक फाउंडेशन द्वारा आज स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाति अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि वह इस स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखेंगे और प्रदेश सरकार में बैठे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को चेताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि उनके विभाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बजट भी बहुत है, लेकिन कटाक्ष करते हुए उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन उनकी नजरों में बहुत पहले से है, जिसने गंदगी का अंबार लगा पड़ा हुआ है। साथ ही घास फूस में जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, इसीलिए उनके द्वारा यहीं से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि उनके पास सफाई कर्मी नहीं है और बजट भी नहीं है, जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और सरकारी संस्थानों पर ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग CHC गुरुकुल नारसन में हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान दैया की भाई विक्रांत जी हैं और हमारी समस्त टीम जो है वो सेवक फाउंडेशन के द्वारा आज ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हालात जो हैं वो बड़े ही, मैं कहूँगा बड़े ही ख़राब है।
उत्तराखंड किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की जोरदार मांग की है। वहीं किसानों ने इकबालपुर चीनी मिल से गन्ना किसानों का करोड़ों के भुगतान करने की मांग भी की है। दरअसल रुड़की की प्रशासनिक बैठक में उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों किसान पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मासिक बैठक में प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है। ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द गन्ना का मूल्य घोषित नहीं होता तो उत्तराखंड किसान मोर्चा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। गुलशन रोड ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण कर रही है। ये चीनी मिलों का पेराई सत्र शुरू होने को है, लेकिन सरकार गन्ना मूल्य आज तक भी घोषित नहीं कर पाई। सरकार जानबूझकर गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर रही है। ऐसे में किसानों ने 600 रुपए गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। उत्तराखंड में एम्स की तर्ज पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA खुलेगा। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया। इस संस्थान की स्थापना के बाद राज्य में आयुर्वेद के इलाज और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं। इसी वजह से राज्य तेजी से एक वेलनेस स्टेट के रूप में उभर रहा है। देश के कई नामी संस्थान वेलनेस के सेक्टर में राज्य में निवेश कर रहे हैं। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया कि राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। इस बाबत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। केंद्र की मंजूरी के बाद इस संस्थान को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। साथ ही सरकार का प्रयास है कि आयुर्वेद के इलाज के साथ ही रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाए। यदि केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिले तो दिल्ली AIIA की तर्ज पर BAMS MD के कोर्स के साथ ही PhD की सुविधा मिलेगी। साथ ही यहाँ पर 200 बेड तक का अस्पताल बनेगा और उसमें आयुर्वेद की 20 अलग अलग विधाओं के उपचार की सुविधा मिलेगी। एक हमारे प्रदेश में भी एक खोला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में पत्र लिखा गया था। उसमें भारत सरकार ने ये कहा कि अगर हम चाहें तो हमारे जो संस्थान हैं वर्तमान में, उनमें से किसी एक को अपग्रेड करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा बनाने में वो मदद कर सकते हैं भारत सरकार और के लोग। तो हम लोगों ने उसी क्रम में ये पत्र भेज के ऋषिकुल आयुर्वेदिक जो हमारा कॉलेज है हरिद्वार में, उसको उस पर सहमति हमने दी है भारत सरकार को कि हमको इस संस्थान को अपग्रेड किया जाए। तो उसमें उनके तरफ से आगे जो कार्रवाई वो की जानी है और हम लोग आशान्वित हैं कि इस संबंध में जल्दी भारत सरकार अपनी सहमति दे देगी। आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी के हरिद्वार स्थित आश्रम में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि ब्रह्म कुमारी मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शांतनु ने कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा समय समय पर पत्रकारों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें पत्रकार भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से खबर बनाएं और जन जागरूकता लाएं। इन विषयों पर चर्चा होती है। ये जो 4 दिवसीय मीडिया कैंपेन चल रहा है, ये मूल्यनिष्ठ मीडिया कैंपेन माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी के हेड ऑफिस और हमारे जो लोकल हरिद्वार ब्रांच के साथ मिल करके यहाँ हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में ये कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकार भाई बहनों को इसमें शामिल करना कि शांति और सद्भावना के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के सहारे समाज के अंदर कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सब शांति, प्रेम, भाईचारा के साथ रह सकते हैं। पत्रकारिता में जो वैल्यूज कम हो रहा है, जिससे प्रॉब्लम आ रही है, तो वैल्यू बेस्ड मीडिया की बात हुई है। तो वैल्यू जो समाज में कम हो रहा है तो यहाँ भी कम हो रहा है। तो मीडिया के माध्यम से हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं। तो दिशा तभी देंगे जब वहाँ वैल्यूज को लेके चलेंगे। जो कि समाज में वैल्यूज नहीं है और इसको लेके प्रॉब्लम आ रही है, तो मीडिया जब वैल्यू बेस्ड हो जाएगा तो हमें सही दिशा समाज को दे दे।
उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिए लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है। बावजूद इसके अभी हैम्प को प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसके लिए शासन स्तर पर कई दौर की बैठकें भी चल चुकी हैं, लेकिन अब भांग की व्यावसायिक खेती की नीति पर जल्द ही अमल होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों की माने तो पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों की समस्या और सिंचाई की सुविधा न होने के कारण बंजर हो रही भूमि पर भांग की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकती है। गौरतलब है कि साल 2017 में तत्कालीन सरकार के समय प्रदेश में भांग की खेती को बढ़ावा देने की पहल शुरू की गई थी, जबकि मौजूदा समय में ट्रायल के तौर पर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, चमोली और अल्मोड़ा जिले में 36 किसानों को भांग की खेती के लिए उद्यान विभाग और आबकारी विभाग ने मिलकर औद्योगिक हैम्प और मेडिकल कैनाबिस नीति का प्रस्ताव किया है। आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंस भी जारी किए गए, लेकिन अभी तक नीति को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई है। आप उसकी डस्ट का उपयोग जानवरों की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए उसकी डस्ट का उपयोग कर सकते हो, लेकिन सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी एक नीति बनाई थी, उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार के अधिकारी भांग की खेती के उत्पादन में किसानों को परेशान कर रहे हैं। जबकि पर्वतीय क्षेत्र में ये ट्रेडिशनल खेती है, इसको खेती का नाम दिया गया है। जहां तक प्रश्न है भांग की खेती का, राज्य सरकार ने पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा की थी और इसको लागू करने का फैसला किया था। हमारी वर्तमान सरकार भी, अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी चाहते हैं कि राज्य के जो इस तरीके का उद्योग है, राज्य में जिस तरीके से जो खेती है, राज्य की जो परंपरागत खेती है और जो जड़ी बूटियां हैं, ये भी बढ़ी जाएं और इससे लोगों को फैसिलिटी मिले। भांग का निश्चित रूप से विदेशों में काफ़ी खपत है और भांग के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जैकेट बनाई जा रही हैं, तमाम तरीके के, और दूसरे उत्पादकों में खाने के चीज़ों में भी भांग का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और जो विभाग है उस पर काम कर रहा है। अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार उसका संज्ञान लेगी। विभिन्न अभियोगों में वंचित व इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों व सर्विलांस के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस टीम को थाना राजपुर में पंजीकृत एक मुकदमे में दहेज के मामले में 17 वर्षों से वांछित चल रहे 5000 के इनामी अभियुक्त निर्मल शास्त्री को मुनि की रेती से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। आरोपी वर्ष 2007 में अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं न्यायालय ने भी आरोपी को मफरूर घोषित कर दिया था। यह आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और पिछले कई वर्षों से अपना नाम और हुलिया बदलकर रह रहा था। वर्तमान में अभियुक्त साजन नाम से हुलिया बदलकर मुनि की रेती क्षेत्र में रह रहा था। देहरादून क्षेत्र में आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे थे, जिसकी तफ्तीश करते हुए देहरादून पुलिस के हत्थे एक शातिर चोर चढ़ाए। पूछताछ पर इस चोर ने अलग अलग जगह से कुल 10 मोटरसाइकिल को चोरी करने के बारे में बताया। आरोपी की निशानदेही पर औली रोड रायपुर के जंगल से पुलिस द्वारा चोरी की गए 10 दोपहिए वाहनों को बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह नशे का आदी है तथा अपनी नशे की पूर्ति के लिए वह वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है। उसकी इस आदत के कारण उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। दिन में वह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य स्थानों में सो जाता है और रात में शहर के अलग अलग स्थानों में चोरी छिपे घूमकर मौका मिलते ही मोटरसाइकिलों में मास्टर की लगाकर उन्हें चुरा लेता है। आरोपी ने देहरादून तथा हरिद्वार में अलग अलग क्षेत्रों में कुल 10 मोटरसाइकिलें चुराई थी, जिन्हें उनसे औली रोड रायपुर के जंगल में छुपा रखा था, जिन्हें वह बेचने की फिराक में था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।